जैसा कि हमने कूलाम का नियम पीछे पढ़ा था, उसमें देखा था कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों Q1 और Q2 के बीच एक वैद्युत बल लगता है। वैद्युत बल जिसका मान वैद्युत बल Fm = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 अपान r² के बराबर होता है। ये वैद्युत बल कब है? जब दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कोई माध्यम स्थित होता है, तब लगने वाले वैद्युत बल को हम F0 ना कह करके Fm कहते हैं। m फॉर मीडियम है। इसमें हमने इसकी देखा भी था कि वैद्युत बल भी दो प्रकार का होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेश अगर समान प्रकार के हैं तब प्रतिकर्षण बल लगता है, अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकार के हैं तो आकर्षण बल कार्य करता है। लेकिन हम यहाँ पर अगर दोनों आवेशों के बारे में मालूम नहीं है कि दोनों समान प्रकार के हैं या दोनों विपरीत प्रकार के हैं, अगर ऐसा मालूम नहीं है तब भी हम आकर्षण और प्रतिकर्षण बल की गणना कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। कैसे? इसको हम देखते हैं कि जो Q1 और Q2 है, यदि Q1 Q2 इन दोनों का गुणनफल धनात्मक है, धनात्मक या पॉजिटिव, अगर Q1 Q2 का गुणनफल धनात्मक या पॉजिटिव आता है, तब लगने वाला जो वैद्युत बल होगा वो प्रतिकर्षण होगा। अर्थात इसको इस तरह भी कह सकते हैं हम, Q1 Q2 > 0 है, तब लगने वाला वैद्युत बल हमारा प्रतिकर्षण होता है। लेकिन यदि Q1 Q2 इनका जो गुणनफल है अगर ऋणात्मक आता है, ऋणात्मक है तब, या निगेटिव है, तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण होता है। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, Q1 Q2 < 0। इसका मतलब अगर हमें दोनों आवेशों के बारे में पता नहीं है कि दोनों धनात्मक और ऋणात्मक हैं, तब भी हम उनके बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को निकाल सकते हैं। कैसे? यदि दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से ज़्यादा है, तब लगने वाला वैद्युत बल प्रतिकर्षण होगा। इस केस में प्रतिकर्षण। लेकिन अगर Q1 और Q2 का मान < 0 है, दोनों का गुणनफल 0 से कम है, तब लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण बल होगा। इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं, आप इस तरह भी आप समझ सकते हैं सिंपल तरीके से कि अगर दोनों आवेशों का गुणनफल धनात्मक है तो हम जानते हैं, क्योंकि हमें मालूम है प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस होता है, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है। अगर ये प्लस है इसका मतलब 0 से ज़्यादा है, प्लस है 0 से ज़्यादा है, ये पहला के। इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं। लेकिन अगर एक प्लस है और गुणे एक माइनस है, तो लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, इसका जो गुणनफल होगा माइनस होगा, अर्थात < 0 होगा। तो हम देखते क्या है कि अगर दोनों वैद्युत बल धनात्मक हैं तो उनको जब गुणा करेंगे तो धन ही आएगा, अर्थात उसका मान 0 से ज़्यादा होगा। 0 से ज़्यादा होगा, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, 2 गुणे 2 बराबर +4, या -2 गुणे 2 -2 गुणे -3 +6 +4 +6, ये आपका 0 से ज़्यादा है। इसको इस तरह भी, एक प्लस एक माइनस है, अगर हम एक माइनस ले लें और दूसरा प्लस ले लें, तब इनका गुणनफल -6 होगा, अर्थात -6 जो कि 0 से कम होगा। इस प्रकार हम अगर आवेश
के बारे में मालूम नहीं है कि दोनों समान प्रकार के हैं या विपरीत प्रकार के हैं, तब भी हम उनको जो है गुणनफल करके देख सकते हैं कि लगने वाला वैद्युत बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण है। इसके बाद हमें एक और इसमें पॉइंट मिलता है कि हमने जो यहाँ पर नियतांक लिखा है 1/4πε0, इसको हमने 1/4πε0 ही क्यों रखा है। ये एक प्रश्न उठता है कि जो नियतांक है 1/4πε0 क्यों रखा गया है। हमने माना है यहाँ पे 1/4πε0 बराबर नियतांक, इसको हमने स्मॉल के माना था, इसलिए 1/4πε0 हम नियतांक इसलिए मानते हैं क्योंकि जब हम गॉस की प्रमेय का स्टडी करते हैं तो उसमें जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं किसी गोले का, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किसी गोले का जब निकालते हैं, तब चूँकि हम जानते हैं गोले का जो आयतन है 4/3 πr³ होता है, गोले का जो क्षेत्रफल है 4πr² होता है, तो 4πr² क्षेत्रफल होता है, आयतन 4/3 πr³ होता है। तो जब हम वहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो ये 4π आसानी से कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम नियतांक को 1/4πε0 मानते हैं, जिससे कि 4π आसानी से कैंसिल हो जाए। अर्थात इस 1/4πε0 नियतांक सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग मानते हैं। अब कूलाम के नियम के बाद हम कूलाम के नियम के वेक्टर रूप का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच एक वैद्युत बल लगता है। चूँकि बल एक सदिश राशि है, इसलिए वैद्युत बल भी एक सदिश राशि होगी। अतः हम वैद्युत बल का सूत्र वेक्टर के रूप में भी निकाल सकते हैं। इसी को हम कूलाम के नियम का वेक्टर रूप भी कहते हैं, क्योंकि हम वैद्युत बल की अभी तक गणना निकाले थे कूलाम के नियम में, लेकिन वेक्टर रूप में नहीं निकाला था। चूँकि बल एक वेक्टर या सदिश राशि है, इसलिए वैद्युत बल भी एक सदिश राशि होगी। अतः हम कूलाम के नियम के वेक्टर रूप में वैद्युत बल का जो सूत्र है वो वेक्टर रूप में निकालना चाहते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, माना कि दो स्थिर बिंदु आवेश जो हमने यहाँ पे दिखाया है, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 जो किसी माध्यम में स्थित हैं और एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। आवेश Q1 Q2 पर और Q1 आवेश Q1 Q2 पर एक वैद्युत बल F12 मतलब 1 द्वारा 2 पर पहला आवेश दूसरे पर एक वैद्युत बल लगा रहा है, और आवेश Q2 Q1 पर एक वैद्युत बल F21 आरोपित कर रहा है। 21 मीन्स दूसरा आवेश 1 पर, मतलब 1 पर दूसरा आवेश पहले आवेश पर एक वैद्युत बल F21 लगा रहा है, और F12 पहला आवेश दूसरे पर एक वैद्युत बल F12 लगा रहा है। इसको हमने वेक्टर में दिखा दिया है, क्योंकि बल एक सदिश राशि है। आवेश Q1 से Q2 और Q2 से Q1 का इकाई सदिश R12 कैप, Q1 से Q2 मीन्स R12 कैप, Q2 से Q1 मतलब R21 कैप है। Q1 से Q2 और Q2 से Q1 का जो इकाई सदिश है हमने मान लिया R12 कैप और R21 कैप है। हालांकि हमने यहाँ पर एक नोटेशन में थोड़ा सा NCERT से परिवर्तन किया है। NCERT में आवेश Q1 से Q2 पर लगाए गए बल को F21 कहा गया है, लेकिन हमने क्या माना है, आवेश Q1 से Q2 पर लगा वैद्युत बल F12, इससे थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है। 1 द्वारा 2 पर लगाया गया वैद्युत बल और ये 2 द्वारा 1 पर लगाया गए वैद्युत बल का संकेत है। हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अगर आप चाहें तो NCERT नोटेशन में 1 द्वारा 2 पर लगाए गए वैद्युत बल को F21 यहाँ कह सकते हैं, और 2 द्वारा 1 पर लगाए गए वैद्युत बल को आप F12 कह सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर नोटेशन चेंज किया है। 1 द्वारा 2 पर लगाया गया वैद्युत बल 12 और 2 द्वारा 1 पर लगाए गए वैद्युत बल को F21 माना है।
अब इसी हम वैद्युत बल की गणना करेंगे। इस वैद्युत बल को निकालने के लिए सिर्फ हम कूलाम का नियम पढ़ चुके हैं। कूलाम का नियम लगाएंगे, लिखेंगे कूलाम के नियम से हम जानते हैं कूलाम का नियम का फार्मूला। कूलाम के नियम से वैद्युत बल Fm 1/4πε0 K Q1 Q2 r²। ये सूत्र है वैद्युत बल का दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का सूत्र है। अब आवेश Q1 Q2 पर एक वैद्युत बल F12 लगा रहा है। आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित वैद्युत बल F12, यहाँ पर हमने Fm को F12 ले लिया। 1 द्वारा 2 पर आरोपित वैद्युत बल 1/4πε0 K Q1 Q2 r² R12 कैप। यहाँ पर हमने R12 कैप लगा रखा है। R12 कैप हमने यहाँ पर एक इकाई वेक्टर ले लिया। इसका मतलब क्या है? आवेश Q1 पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा। ये R12 इकाई वेक्टर है। इकाई वेक्टर कोई वेक्टर दिशा बताता है, तो यहाँ पर R12 ये दिशा बता रहा है। क्या बता रहा है? कि पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा R12 बता रहा है। इसको हमने यहाँ पर R12 कैप राइट हैंड साइड में क्यों जोड़ा? इसलिए लगा दिया है यहाँ पर R12 कैप क्योंकि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में है, अब हमने बल को यहाँ सदिश राशि ले लिया। यहाँ पर बल पर हमने एक देखिए वेक्टर लगा दिया है, सदिश राशि मान लिया। जब इधर हमने सदिश राशि माना, लेफ्ट हैंड साइड में हमने सदिश राशि ले लिया, इसलिए राइट हैंड साइड में भी सदिश राशि होनी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पर एक इकाई वेक्टर R12 कैप ले लिया। क्योंकि वैद्युत बल अब सदिश हो गई तो इसकी एक दिशा होगी। दिशा क्या होगी? 1 से 2, पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर होगी। यहाँ पर दिखाया गया है 1 2, पहले आवेश से दूसरे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को ये प्रदर्शित कर रही है। इससे इस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इकाई वेक्टर है। इकाई वेक्टर का परिमाण 1 होता है, इसलिए R12 कैप यहाँ पर जो हमने गुणा कर दिया है, लगा दिया है, इससे इस फार्मूले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसका परिमाण समान रहेगा। जो पहले है वही इतना भी है क्योंकि इसका परिमाण इकाई वेक्टर का 1 होता है। इसी प्रकार हम जैसे आवेश Q1 द्वारा Q2 पर आरोपित वैद्युत बल लिखे हैं, अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल को भी हम लिख सकते हैं। आवेश Q2 द्वारा Q1 पर आरोपित वैद्युत बल जिसको हम F21 कहेंगे। F21 2 द्वारा 1 पर 1/4πε0 K Q1 Q2 r², दोनों के बीच की दूरी r है, r², और इकाई वेक्टर R21 कैप, मतलब दूसरे आवेश से पहले आवेश पर लगने वाली बल की दिशा है R21 कैप। अब हम लोग जानते हैं इकाई वेक्टर हम लोग जानते हैं इकाई वेक्टर या इकाई सदिश बराबर होता है कुल सदिश
कुल सदिश बटा सदिश का मापांक, सदिश का मापांक ये होता है इकाई सदिश बराबर कुल सदिश बटा सदिश का मापांक। इकाई सदिश यहाँ R12 है तो R12 बराबर R12 कैप बराबर कुल सदिश R12 बटा R12 मापांक। ये इस तरह हम लिख सकते हैं। R12 इकाई सदिश है, कुल सदिश R12 मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश पर लगने वाले बल की दिशा, R12 बटा सदिश का मापांक मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश की जो दूरी है वो r है, बदले नहीं, इसलिए R12 मतलब पहले आवेश से दूसरे R12 का मतलब हुआ पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की दूरी। इस दूरी को हम r ही मान सकते हैं, इसको लिख सकते हैं R12 अपान r, इस तरह लिखा जा सकता है। इसी प्रकार हम R21 कैप भी निकाल सकते हैं। R21 कैप इसी प्रकार R21 कैप बराबर हो जाएगा R21 वेक्टर बटा R21 मापांक बराबर हो जाएगा R21 अपान r, क्योंकि यहाँ पर 2 से 1 दूसरे आवेश से पहले आवेश के बीच की दूरी, दूसरे आवेश से पहले आवेश की दूरी और पहले आवेश से दूसरे आवेश की दूरी दोनों r ही है, इसलिए हम यहाँ पर हमने r ले लिया है। इस प्रकार हमने R12 कैप और R21 कैप का मान निकाल लिया। इसको हम समीकरण 1 और 2 में रखते हैं। समीकरण 1 मान लें इसको, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 में रखने पर इसको समीकरण 1 और 2 में रखने पर R12 कैप और R21 कैप का मान समीकरण 1 और 2 में, तो वैद्युत बल F12 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर और R12 कैप जिसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला है वेक्टर R12 डिवाइडेड बाई R, इसमें हमने रख दिया है। इसी प्रकार आपका F21 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 R स्क्वायर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R। ये हमने R12 कैप और R21 कैप की वैल्यू समीकरण 1 और 2 में रख दिया। इसको रखने के बाद हम लोगों को मिलता है F12 बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 R स्क्वायर इंटू R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब R12 वेक्टर, ये आपका समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार F21 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2, ये आपका R क्यूब आ जाएगा, R क्यूब R21 वेक्टर। समीकरण नंबर 4, ये जो हम समीकरण नंबर 3 और 4 देखते हैं यही कूलाम के नियम का वेक्टर रूप है। तो जब कभी भी एग्जाम में कूलाम के नियम का वेक्टर रूप ड्राइव करने के लिए आए, कूलाम के नियम के सदिश रूप को स्थापित कीजिए, ड्राइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ, तब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 तक आप सॉल्व करेंगे। अगर एग्जाम में कूलाम के नियम का वेक्टर रूप ड्राइव करने के लिए आता है, कूलाम के वेक्टर रूप को स्थापित कीजिए आता है, तो आप समीकरण 3 और 4 तक स्थापित कर देंगे। लेकिन अगर डायरेक्ट कूलाम के नियम का वेक्टर रूप लिखिए आता है, 1 नंबर में अतलग उत्तरीय प्रश्न आता है, तो डायरेक्ट आप जो है समीकरण नंबर 3 और 4 को लिख देंगे। आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप समीकरण 3 और 4 को लिख देंगे, ये कूलाम के नियम का वेक्टर रूप होगा। अगर ड्राइव करने के लिए आता है तो आप समीकरण 3 और 4 तक स्थापित कर देंगे। ये 3 और 4 कूलाम के नियम के वेक्टर रूप को स्थापित करता है। समीकरण 3 और 4 से अगर हम ध्यान से देखें, अब इसके बाद हम इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको कूलाम के वेक्टर रूप से मिलते हैं वो ड्राइव करने जा रहे हैं। आप देखिए समीकरण 3 और 4 को,
देखने पे क्या है, यहाँ R12 है और यहाँ R21 है। ये दो वेक्टर हैं। R12 पहले 12 वेक्टर पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को बता रहा है। R21 दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो देखिए या इसको इस तरह भी कह सकते हैं R12। देखें तो दोनों R12 अगर इसको हम परिमाण के रूप में देखें तो R12 मतलब पहले आवेश से दूसरे आवेश के बीच की एक दूरी है, R21 दूसरे आवेश से पहले आवेश के बीच की दूरी है। तो परिमाण में दोनों बराबर हैं। R12 और 21 परिमाण में तो बराबर हैं, लेकिन इन जो दिशा में विपरीत हैं। R12 पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर और R21 दूसरे आवेश से पहले आवेश की ओर, अर्थात इनकी दिशाएं तो विपरीत हैं लेकिन ये परिमाण में बराबर हैं। इस तरह हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि R12 चूँकि R12 बराबर है R21 माइनस, मतलब R12 बराबर है माइनस R21 के। दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं, इसलिए जहाँ पर R12 है वहाँ हम माइनस R21 रख सकते हैं। समीकरण 3 में जहाँ R12 आप देख रहे हैं इसके स्थान पर माइनस R21 लिख सकते हैं। इसको समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर हमने यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि ये पहले आवेश से दूसरे आवेश की ओर लगने वाला बल की दिशा, R21 दूसरा आवेश से पहले आवेश की ओर लगने वाले बल की दिशा है। दोनों दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक माइनस साइन लगा दिया है। इसको हम समीकरण 3 में रख दें तो वैद्युत बल F मिलता है। वैद्युत बल F 12 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 R3 R3 R12 माइनस R21 वेक्टर बराबर हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 R3 Q R21 वेक्टर माइनस में, और ये आपका आ जाएगा F21। देखें ये F21 की वैल्यू है, यहाँ पर हमारा F21 माइनस में F21 बराबर है F12। इस तरह हम पहला एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से निकालते हैं। ये पहला रिजल्ट है F12 बराबर माइनस F21। दोनों में समीकरण 3 और 4 से हमें एक इम्पॉर्टेंट सा रिजल्ट मिल रहा है। F12 बराबर है माइनस F21 के। इस प्रकार हमको पहला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है F12 बराबर माइनस F21, अर्थात पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना वैद्युत बल लगाता है दूसरा आवेश पहले आवेश पर उतना ही वैद्युत बल विपरीत दिशा में लगाता है। अर्थात कूलाम का नियम न्यूटन गतिविषय के तृतीय नियम का पालन करता है, क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन गतिविषय के तृतीय नियम, इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, कि पहली वस्तु दूसरे वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में आरोपित करती है। इस प्रकार इससे स्पष्ट होता है कि कूलाम का नियम न्यूटन गतिविषय के तृतीय नियम का पालन करता है। ये हमारा पहला इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। अगर सिद्ध करने के लिए आए, सिद्ध कीजिए कूलाम का नियम न्यूटन गतिविषय के तृतीय नियम का पालन करता है, तो आप सदिश रूप ड्राइव करेंगे 3-4, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और यहाँ तक आप ड्राइव कर देंगे। ये पहला रिजल्ट है। दूसरा इम्पोर्टेंट रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखें, F12 बराबर है माइनस F21, या इसको इस तरह लिख सकते हैं F12 बटा F21 बराबर माइनस 1/1। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है F12 अनुपाते F21 बराबर 1/-1, या अगर परिमाण में लिखें तो F12 अनुपाते परिमाण में वेक्टर हटा दें F21 बराबर 1:1।
मतलब पहला आवेश दूसरे आवेश, हमने परिमाण में लिखने के लिए वेक्टर हटा दिया, इसलिए यहाँ -1 जो था उसको 1 में ही लिखा, क्योंकि माइनस क्यों आया है, दिशा, क्योंकि दोनों बल विपरीत दिशाओं में लगते हैं, इसीलिए यहाँ एक माइनस साइन आ रहा था। जब हमने परिमाण में लिखा, परिमाण में यहाँ पर लिखा, इसलिए दिशा हट गई है, इसलिए अब -1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1:1 होगा, अर्थात पहला आवेश दूसरे आवेश पर, दूसरा आवेश पहले आवेश पर जितना वैद्युत बल लगा रहा है उनका अनुपात सदैव 1:1 होता है। मतलब आवेश का मान चाहे जो कुछ हो, आवेश Q1 और Q2 का मान चाहे जितना भी लें, इन दोनों बलों का अनुपात सदैव 1:1 होगा। मतलब अगर हम Q1 को 3 कूलाम, Q2 4 कूलाम ले लें तब भी 1:1, अगर Q1 10 कूलाम, Q2 20 कूलाम ले लें तब भी आपका इन दोनों बलों का अनुपात सदैव 1:1 होता है। अर्थात आवेश की मात्राओं पर ये निर्भर नहीं करेगा और इन दोनों बलों का अनुपात सदैव 1:1 होगा। ये हमें दूसरा इम्पोर्टेंट रिजल्ट मिलता है। तीसरा इम्पोर्टेंट रिजल्ट अगर हम ध्यान से देखें तो F12 बराबर है -F21 के, इसको ध्यान से देखें, ये क्या है, पहला आवेश दूसरे आवेश पर जितना वैद्युत बल लगा रहा है, दूसरा आवेश पहले आवेश पर उतना ही वैद्युत बल विपरीत दिशा में लगाता है, ये माइनस साइन बता रहा है दोनों, अर्थात पहला आवेश दूसरे आवेश पर एक वैद्युत बल Q1 द्वारा लगाया गया वैद्युत बल Q2 की ओर, और F21 Q2 द्वारा लगाया गया वैद्युत बल Q1 की ओर है। Q1 द्वारा लगाया गया वैद्युत बल Q2 की ओर और Q2 द्वारा लगाया गया वैद्युत बल Q1 की ओर होता है, इसलिए वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। इससे ये निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि वैद्युत बल एक केंद्रीय बल है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स, क्योंकि जो ये वैद्युत बल है किसी की ओर लग रहा है, पहला आवेश दूसरे आवेश की ओर और दूसरा आवेश पहले आवेश की ओर लगा रहा है, इसलिए ये केंद्रीय बल है। वैद्युत बल एक सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने वृत्तीय गति में भी पढ़ा है कि वृत्तीय गति में जब कोई कण वृत्तीय मार्ग में गति करता है तो केंद्र की ओर बल लगता है, जिसे हम अब केंद्र बल कहते हैं। तो अब केंद्र बल भी मेरा केंद्रीय बल है, उसी तरह वैद्युत बल भी केंद्रीय बल है। ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिलता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर ध्यान से देखें हम कि F12 बराबर है -F21, अगर इसको हम इस तरह लिखें F12 प्लस F21 बराबर 0 आ जाएगा। F12 प्लस F21 बराबर 0, अर्थात दो वैद्युत बलों का योग, पहले आवेश द्वारा दूसरे आवेश द्वारा पहले आवेश पर लगे जो वैद्युत बलों का योग है सदैव 0 होता है, सदैव शून्य होगा। आवेश का मान चाहे जो कुछ हो, दोनों वैद्युत बलों का योग सदैव क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब कि जो वैद्युत बल है, जो कूलाम का नियम है, वो वैद्युत बल संरक्षण या केंद्रीय बल संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये केंद्रीय बल संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स या वैद्युत बल संरक्षण लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सेंट्रल फोर्स पर कार्य करता है। इस प्रकार हमें कूलाम के वेक्टर रूप से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। तो जो हम लोग अभी तक वो उसके कूलाम के नियम का सदिश रूप ड्राइव करते हैं, वो हमारा थोड़ा सा मैथमेटिक्स होता है, और ये आपका जो फिजिक्स है, जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं, हमारे फिजिक्स होते हैं जो कूलाम के नियम के वेक्टर रूप से हम लोग ड्राइव करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है। पहला हम लोगों ने देखा ही कि दोनों न्यूटन गतिशील के तृतीय नियम का पालन करता है। दूसरा देखा दोनों बलों का अनुपात सदैव 1:1 होगा। तीसरा हमने देखा कि वैद्युत बल हमारा केंद्रीय बल है। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रीय बलों के संरक्षण या वैद्युत बलों के संरक्षण के सिद्धांत पर कूलाम का नियम कार्य करता है। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको मिलते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने कूलाम के नियम के वेक्टर रूप का स्टडी कर लिया, और इसको स्टडी करने के बाद हमने देखा कि हमको 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद हम
इस टॉपिक का वैद्युत आवेश का एक पॉइंट और बचता है। बहुल आवेशों के कारण लगने वाले वैद्युत बल की गणना करेंगे हम लोग, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इस पर आधारित न्यूमेरिकल को भी हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं।